नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तो आ ही चुकी हैं। बहुत जल्द आपके एग्जाम भी होंगे मेरे भाई, और ठंड भी आ चुकी है और ठंड में बालक ठंडे हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, जोश भरना, ऊर्जा भरना, बच्चों को पढ़ाना, उनको प्रैक्टिस से जोड़े रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपने चैनल सिलेक्शन वे पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ड्राइवर का, है ना, AWO TPO, कोई भी आपको पेपर देना है, ये टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, ये हमारा आज का छठा प्रैक्टिस सेट है। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हमारे जो शेर लड़के हैं, उनके लिए बेस्ट 15 सवाल हम करेंगे। ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और मेंसुरेशन के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अगर आप हमारे इस चैनल पे जाएंगे तो देखिए, लगातार प्रैक्टिस सेट में डालता रहता हूं। ठीक है बच्चों, और एक चीज और, कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी आप चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आप एक पूरे सिलेबस की मिक्स्ड प्रैक्टिस ना करो, यानी कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। तो उसके लिए मेरे दोस्त, आप अगर एप्लीकेशन पे जाओगे तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए अलग से कैटेगरी बनवाइए। बहुत सारे एग्जाम है ना दिल्ली पुलिस के, हर एग्जाम के पिछले 5 साल में जितने भी पेपर हुए, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, सारी की सारी फ्री डाल रखी हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर देना है, तो ये देखो, ये प्रीवियस ईयर के कितने बेटा, 2022 में आखिरी पेपर हुआ था, 24 के 24 सेट फ्री डाले हुए हैं, देख रहे हो। और सबसे अच्छी बात, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा फ्री में, इनको सेक्शनल वाइज करके भी डाला गया है। मैथ के आप जो सवाल हैं, है ना, 20-20 क्वेश्चन 20-20 मिनट के टाइमर के साथ अलग लगाओ, इंग्लिश के अलग लगा लो, जनरल अवेयरनेस के अलग, कंप्यूटर के अलग, तो सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट भी लगाओ, और इच्छा करे तो मोबाइल से बैठे बैठे सेक्शनल टेस्ट भी लगाते रहो। और फिर इसका सॉल्यूशन, आपका स्कोर क्या है ना, आपकी दूसरों के कंपैरिजन में परसेंटाइल कितनी बन रही है, सब कुछ इसमें आपको पता चलता रहेगा। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले सवाल से बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7-13। दो संख्या का अनुपात 7-13 है, उनका HCF 8 है, तो एलसीएम क्या होगा। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का अगर HCF 8 दिया है तो एलसीएम में 8 तो आएगा ही आएगा। संख्याओं का रेशियो कितना है, 7-13, तो है ना, इसकी गुणा और कर दीजिए, बस ये आ जाएगा भैया। तो ये आ जाएगा भैया 13-104 सत्ते 728, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HCF और संख्याओं के रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 18 मीटर। एक खंबा है, उसकी जमीन पे परछाई कितनी लंबी है, 18 मीटर लंबी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट टाइम इज थीटा। उस समय सूरज का एलिवेशन एंगल क्या है, थीटा। इस प्रकार है कि यहां पे ये सेक थीटा नहीं, ये कॉस थीटा है मेरे भाई। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्या पूछा है, खंबे की हाइट क्या है, समझ में आ गया। चलिए, मान लो मेरे भाई ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है बच्चे, और यहां हो गया जी वो एक खंबा, एक खंबा हो गया मान लो, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, जैसे यहां सूरज देवता प्रकट हुए, तो इस खंबे की शेडो कैसे बनेगी। भाई सूरज की किरणें ऐसे खंबे के ऊपर से निकलेंगी, ठीक है, और जमीन पे यहां आके टकराएंगी। तो जहां जमीन पे आके टकराएंगी सूरज की किरण, यहां तो किरण नहीं पहुंच पाएंगी, ये क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी ना। क्लियर है, तो इस तरीके से चीज काम करती है। तो यहां पे सन का एलिवेशन एंगल कितना हुआ, ये थीटा हो गया, बेस से सन का एलिवेशन एंगल थीटा। कॉस थीटा कितना है, 12/13। कॉस क्या होता है, बेस बटा हाइपोटिनस, यानी कि बेस अगर 12 है तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटिनस, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, फिर 5 यूनिट। रेशियो की बात कर रहे हैं ना, 5/12/13 क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब यहां पे शेडो की लंबाई कितनी है, ये हमारा खंबा है, शेडो ये बनेगी, इसकी लंबाई है 18 मीटर, तो 12 की वैल्यू है बच्चों 18 मीटर, यानी कि कितने गुना, 1.5 गुना। तो आपसे पूछा खंबे की हाइट, खंबे की हाइट है 5, 5 यूनिट की वैल्यू भी 1.5 गुना आ जाएगी, यानी कि 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। चाहिए अगला सवाल जल्दी से।
पाइप ए और बी एक टैंक को 18 मिनट में और 22.5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक 12 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर दोनों पाइप बंद कर देते हैं। अब पाइप सी को खोल देते हैं, तो सी अकेला उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? समझ में आया? देखिए, हमारे पास 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ए बी तो भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है। ए टैंक भर सकता है 18 मिनट में, बी टैंक भर सकता है 22.5 यानी कि 22 दूनी 44 45/2 मिनट में, और सी उस टैंक को खाली कर सकता है 12 मिनट में। सी खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है एक। ठीक है बच्चों, 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप मान लो कि टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए, क्या इनका एलसीएम 18 है, 45 है और 12 है, तो 180 आ जाएगा। 18 45 का 90, लेकिन 90 तो 12 से नहीं कटता, 90 का दुगुना 180 कट जाएगा। तो हमने मान ली कि जो हमारा टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 180 यूनिट। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 180/18। बी की कितनी आएगी? 180 को 22.5 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि 8। अब ड्रेन पाइप है सी, ये 180 यूनिट खाली करता है 12 मिनट में। 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 180/12 15 यूनिट। ठीक है भाई, हमने क्या किया, पहले पाइप ए और बी को खोला 6 मिनट के लिए एक साथ। तो जैसे हम पाइप ए और बी को खोलेंगे, दोनों भरने वाले पाइप पे टंकी भरना शुरू करेंगे। पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा? 10, और बी भरेगा 8। तो दोनों पाइप एक मिलकर 18 यूनिट भरेंगे 1 मिनट में। तो दोनों पाइप 6 मिनट में कितना भर देंगे? 108। 108 यूनिट टंकी 6 मिनट में क्या हो जाएगी? भर जाएगी। 180 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है, उसमें से 108 भर गई। 6 मिनट के बाद क्या किया हमने? दोनों पाइप ए और बी को खटाक से बंद कर दिया, और जैसे ही दोनों को बंद कर दिया, फिर क्या कर दिया? पाइप सी चालू कर दिया। लेकिन पाइप सी तो खाली करने वाला पाइप है, जैसी पाइप सी चालू होगा तो टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। यहां बच्चे गलती करते हैं, जितनी टंकी अभी तक भरी जा चुकी है 108 यूनिट, वही तो खाली होगी, है भाई। 108 यूनिट टंकी को खाली कौन करेगा? पाइप सी। कितनी एफिशिएंसी से? 15 एफिशिएंसी से खाली करेगा। तो खाली होने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो, ये किससे जाएगा? 3 से। 36 दिया 108 और ये 5, 36/5 मिनट में पाइप सी खाली कर देगा। तो 5 7 35 36, ऑप्शन नंबर 7 सही 1/5 मिनट। ठीक है ना, बिल्कुल सरल सवाल है। आइए बच्चों, ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं कि फॉर्म भरते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी ही कभी ढंग से नहीं हो पाई। ऐसे टाइम वेस्ट करने का, सालों साल कीमती साल करने का, बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे इस मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं कि सरकारी नौकरी के पेपर हर साल होते हैं। बोर्ड का पेपर हो, जिंदगी में एक ही बार देना है, 10वीं 12वीं का पेपर। बच्चा मेहनत करता है कि नहीं? जी जान झोंकता है। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, तो वैसे ही जान झोंको कि यही मुझे एक ही बार लाइफ में मौका मिला है, तो एक बार ढंग से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मान लो अगर आप मैथ सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर हमारा बैच है, जो अभी शुरू हुआ है, क्लास इसकी चालू हो चुकी है, 2 साल इसकी वैलिडिटी है, लाइव बैच। पूरा अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, हर एक कॉन्सेप्ट को पीपीटी बना बना के मैं आपको समझाऊंगा, दुनिया भर के एग्जाम्पल, और पूरे बैच में 5000 से ज्यादा सवाल मैं आपको खुद प्रैक्टिस कराऊंगा। इतना गणित मैं आपको क्लास में ही सिखा दूंगा मेरे भाई, कि आपको अपनी तरफ से जरा सा भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है रिवीजन के अलावा। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आप केवल पढ़ के रिवीजन कर लो एक बार अच्छे से, और कोई उम्मीद नहीं कर रहा मैं आपसे। आप गणित में पूरा स्कोर करके आओगे, चाहे कोई भी पेपर हो। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं अभी भी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे। आइए अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताएं। 2.8 क्यूब प्लस 2.2 क्यूब बटे 28 स्क्वायर माइनस 28 गुणा 22 प्लस 484। तो ये वही बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये 484 22 का स्क्वायर ही तो है। घबराना थोड़ा ना 484 को देख के, आपको यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है ना बच्चे, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 484 22 का स्क्वायर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नीचे तो 28 22 से ऊपर क्या है 2.8 और 2. तो दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आता है 10,
बटे 10 आएगा, दशमलव हटाओगे, लेकिन ये क्या है पावर 3, यानी कि नीचे क्या आएगा 10 का, यानी कि 1/1000 ये आ जाएगा बच्चों। अब ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी बचेगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी कि 28 प्लस 50, 50/1000 आ गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि क्या आ गया इस सवाल की वैल्यू 0.05। इतना सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सवाल नंबर 5, A works twice as fast as B and B works twice as fast as C. All three working together can finish a task in 4 days with the help of D. D alone can finish the same task in 16 days. तो पूछा A अकेला सेम टास्क का 75% कितने दिन में करेगा। गजब तरीके से सवाल लिखा हुआ है। देखो यहां पर 3 लोग हैं ए बी और सी। सवाल बोला है ए बी से दुगना फास्ट है, बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2 आ जाएगी। अब ए बी से ट्वाइस फास्ट है, अगर बी की 2 है तो ए की क्या आ जाएगी 4। तो ये तीनों लोगों की क्या आ गया एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की, बोलो हाँ। सवाल ये है कि भाई साहब तीनों एक साथ मिलकर डी की हेल्प से काम कितने दिन में करते हैं 4 दिन में, और डी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है 16 दिन में। तो आपको यहां से डी की एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी ना। अभी जब तक डी की एफिशिएंसी नहीं आएगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। मान लो डी की एफिशिएंसी डी है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 4 2 6 1। तीनों मिलकर डी की हेल्प भी लेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 7 प्लस, एक दिन का काम है। सारे मिलकर काम कितने दिन में कर लेते 4 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया कि नहीं। इसी काम को अकेले डी कितने दिन में करता है, तो ये भी टोटल वर्क है भाई। डी की एफिशिएंसी डी है, डी पूरा काम 16 दिन में करता है, ये इक्वल होना चाहिए। तो यहां से एफिशिएंसी नहीं आ गई मेरे भाई 4 चौक, तो क्या आ गया 4D माइनस डी यानी कि 3D। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7/3 आ गई डी की वैल्यू। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक कोई समस्या सबको क्लियर है। ये डी की एफिशिएंसी आ गई। आपसे पूछा ए अकेला 75% काम कितने दिन में करेगा, तो आप टोटल वर्क ही तो निकालना है, चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से। अब जैसे ही देखो डी अकेला काम को कितने दिन में करता है 16 दिन में। डी की एफिशिएंसी कितनी है, डी 16 दिन में काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम करेगा गुणा। अब इस काम का 75% कितना बेटा 75% कितना होता है 25% 1/4, 75% 3/4, ये काम करना है। पूछा इस काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए किस एफिशिएंसी से करेगा, ए की एफिशिएंसी है 4 एफिशिएंसी से, तो कितना समय लगेगा 4 चौक 16 से 16, 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 7 दिन। कोई डाउट, ऑप्शन नंबर है यहां पर डी करेक्ट। आ जाइए अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। करो, आते हैं ना पेपर में सिंप्लीफिकेशन के सवाल, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 बटे ये, ठीक है जी। करिए, देखो क्या लिखा हुआ है बेसिकली 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13, और नीचे क्या है प्यारे भाई, नीचे है 0.37 का क्यूब प्लस 0.41 का क्यूब। मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, और -8 को अंदर ले जाएंगे तो -2 का क्यूब -8 होता है, तो -2 की 0.39 में गुणा करेंगे तो -0.78 का होल क्यूब। कोई डाउट है ना, माइनस को अंदर ले गए भैया, 8 यानी कि 2 का क्यूब, तो 39 दूनी 78, ये क्लियर है। अब यहां हमें कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी, वरना पागल हो जाएंगे, तो बहुत लंबी चीज है। अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्या दिख रहा है आपको 0.37, 0.41 और -. इन तीनों को जोड़ के क्या आ रहा है, अगर 3 संख्याओं का सम 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो गया 3abc। तो यानी कि ये सवाल में आपको थोड़ा सा क्या मिला दिया, अलजेब्रा मिला दिया है ना कि नहीं। तो ये आ गया 0.74
इंटू 1.23 इंटू 0.13, और नीचे क्या आ गया बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। यहां इन तीनों संख्याओं का योग 0 है तो इसकी वैल्यू 3abc हो जाएगी। 3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू माइनस का 0.7। तो भाई नीचे आपको माइनस दिख गया तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर कतई नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ऊपर 2 2 4 2 6 डेसिमल है, नीचे भी 2 2 4 2 6 डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तो 37 दूनी 74, 41 से 123 से 123 कट गया, और 13 दूनी 26 से 26 से 78 3 बार कट गया ना, तो -1/3 आ गया। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाए तो यही रेशियो क्या हो जाता है, 2:3। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका रेशियो क्या हो जाएगा। तो भाई पहले तो आपको संख्याएं पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां दो संख्याओं का आपको शुरुआती रेशियो दे रखा है, फिर दोनों संख्याओं में बदलाव किया गया, चेंज, फिर फाइनल रेशियो दे रखा है। ये सवाल x1 के भी हो जाएगा, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हो जाएगा। समझ रहे ना भाई, मान लो जैसे दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, इन दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 3:5। अब सवाल के अकॉर्डिंग यहां पर पहली संख्या में हमने 8 जोड़ा, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा, चेंज है, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा। हां, अब दोनों संख्याओं का रेशियो कितना हो गया, 2:3। दोनों संख्याओं का रेशियो, फाइनल रेशियो 2:3 हो जाता है। तो लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 2 पंजे 9 और 10 का डिफरेंस 1 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 सत्ते 14 और 8 तिया, तो 14 24 का डिफरेंस 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या 3 × 10 30, दूसरी संख्या आएगी 5 × 10 50, दोनों संख्या आएगी 30 और 50। बोला प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े, पहली संख्या 30 से 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 36, दूसरी संख्या 50 से 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 56। आप इनका रेशियो लेंगे मेरे प्यारे भी, तो किससे चला जाएगा, ये 4 से, 4 नाम 36, 14 चौका 56, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9:, खेल खत्म, इतना सा था। आइए, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस। आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं भिन्न, आपको क्या निकालना है, इनका HCF, यही है ना। तो भाई अगर आपको फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनका क्या ले लेंगे आप, HCF, और नीचे वाली जो भी संख्याएं हैं बच्चों इनका क्या ले लोगे आप, LCM। ठीक है ना, तो 4 6 8 तीनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या 2, और यह 5 8 25 का LCM, 5 और 25 का 25 और 8 200, 200 आ गया, 2/200 हो गया भैया इनका HCF। 1/ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आ जाते हैं सवाल नंबर 10। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्या हैं, 27 और 13। हाइट ऑफ ट्रिपेजियम कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, ट्रिपेजियम का एरिया, लेकिन यह गड़बड़ है, आंसर पूछा है स्क्वायर मीटर में, है ना, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आपको बताना है। लिख लीजिएगा हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है क्या बता रहा आंसर, स्क्वायर मीटर में, और जबकि ये भुजाएं किस में दी है, सेंटीमीटर में। ट्रेपेजियम आप समझते हैं मेरे भाई, ये होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने का एक पेयर पैरेलल हो, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। अब इनकी लंबाई क्या दी है, 27 और 13, और इन्हीं के बीच की दूरी है ना, इन्हीं के समलंब चतुर्भुज को चाहे मतलब पैरेलल साइड के बीच की दूरी ये कितनी है, 8। तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, कंसेप्ट समझ ले, ट्रेपेजियम का एरिया बराबर 1/2 पैरेलल साइड का योग समांतर भुजाओं का योग 27 + 13 गुणा उनके बीच की डिस्टेंस 8, आ जाएगा 40 8 320 बटे 160, ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, वर्ग मीटर में बदलेंगे तो डेसिमली तो खिसकेगा, आंसर तो 16 ही आना चाहिए उसमें, खत्म। ठीक है, समझ लेना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, 1/100 मीटर है ना, उसका स्क्वायर करेंगे 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करेंगे, 10,000 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.016 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, सबको समझ आ गया। आइए सवाल नंबर 11, आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज का, बनाओ। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी एंड सी 70 kg है ना, 3 लोग हैं एबीसी, उनका एवरेज वजन कितना है, 70। जब डी इस ग्रुप में शामिल होता है तो एवरेज कितना हो जाता है, 60 किलो। एक आदमी ई है जिसका वजन डी के वजन से कितना, 5 किलो ज्यादा है, वो ए को रिप्लेस करता है। अब बी सी डी ई का एवरेज वजन कितना हो जाता है, 59 kg हो जाता है। तो सवाल में पूछा है ए का वजन क्या है, ए का वेट क्या है। देखिए आप इसमें कोई डाटा मुश्किल तो है नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और थोड़ी बुद्धि साथ साथ लगाएं तो डेविएशन से भी कर सकते हैं। मान लो भाई 3 लोग हैं ए बी सी, इनका एवरेज वेट कितना है, 70 kg। अब इस 3 लोगों के ग्रुप में क्या आता है, एक चौथा आदमी आता है डी। अब लोग हो गए 4, ए बी सी डी, 4 लोगों का एवरेज वजन कितना है, 60 kg हो जाता है। तो आप मुझे बताओ डी का वेट क्या होगा फिर। 3 लोग हैं ए बी सी जिनका एवरेज वेट कितना है, 70 kg, 70 kg। एक चौथा आदमी आया, उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, 60 kg। 70 से 60 हो गया यानी कि 10 किलो एवरेज कम हो गया है भी, एवरेज कम हो गया 10 किलो। कितने लोगों का, 4 लोगों का, ए बी सी डी, यानी कि इसका वजन क्या होगा, 40 किलो कम लाया होगा अपने साथ, यानी कि डी कितने किलो का, केवल 30 किलो का है ना, बिल्कुल पतला दुबला आदमी है, डी 30 किलो का है। एक आदमी ई जिसका वजन डी के वजन से 5 किलो ज्यादा है, ए को रिप्लेस करता है। अब जो है मेरे प्यारे भाई, एक आदमी ई है, इसका वजन डी से 5 किलो ज्यादा है, डी का अगर 30 है तो ई का कितना होगा, 35 किलो। ये आदमी ई क्या करता है, ए को रिप्लेस करता है, यानी कि हम ए को हटा के क्या ले आए, अब ई। अब लोग क्या हो गए, ई बी सी डी, ये 4 लोग हो गए। ए को रिप्लेस करने का मतलब ए को हटा दिया, उसकी जगह ई आ गया। अब इन लोगों का वजन कितना हो जाता है, एवरेज वजन 59 kg। ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। आपसे पूछा ए का वेट कितना है, तो मेरे भाई ये 3 लोग तो सेम है, यहां ए है, यहां ई है, यहां एवरेज ज्यादा है, यहां कम है, यानी कि ए का वेट ज्यादा होगा। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा, ए माइनस ई बराबर क्या आएगा, 1 किलो। ये गड़बड़ यहीं पे हो जाती है क्योंकि ये क्या है, एवरेज। ये 4 लोगों के एवरेज में से 4 लोगों का एवरेज घटाया, यहां 1 किलो नहीं आएगा, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि एवरेज कैसा आएगा, /4, यहां /4 घटाओगे तो 4 की उधर गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। ई कितना है, 35, तो ई की वैल्यू 35 रख दो, 35 उधर जाएगा तो 35 4, तो ए का वजन कितना है, 39 किलो, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो यहां हमने कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, डेविएशन से बना दिया। आप आ जाते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 12। 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स अपोजिट डायरेक्शन में 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3 है, 2/3 है। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। तो भैया ट्रेन एक्स जो है ट्रेन वाई को पार कर रही है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो है। और जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगे कितनी डिस्टेंस चलेंगी, दोनों की लंबाई का सम, L1 + L2। और क्या आएगा, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भैया, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 + S2। एक ट्रेन की स्पीड है 74, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 52, तो S1 + S2 क्या आएगा, 74 + 52 126 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/4
18, रिलेटिव स्पीड आ गया, इनटू टाइम, एक दूसरे को कितने समय में पार किया, 12 सेकंड में। तो क्या आ गया, 18 सत्ते 126, तो 12 पंजे 60, सत्ते 420 मीटर। कोई डाउट है? तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चे, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग आ गया 420। अब बोला है y की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन y इज 2/3 ऑफ ट्रेन x। 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि x की लंबाई अगर 3 यूनिट है तो y की लंबाई कितनी है, ये तो क्या y की लंबाई x का 2/3 है, तो दोनों ट्रेन की कुल लंबाई कितनी आ गई, 5। 5 किलो 420 मीटर, कितने गुना, 84 गुना। तो पूछा क्या है, x की लंबाई, तो x की लंबाई क्या आएगी, 3, 3 की वैल्यू भी 84 गुना, यानी कि 240 और 12, यानी कि 252 मीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही आ गया, ठीक है ना। आगे चलते, सवाल नंबर 13 बनाइए। द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीजेस बाई 16%। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज डीजल एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। बाई वॉट परसेंट वुड ही हैव टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन। ये परसेंटेज का सबसे पॉपुलर सवाल है, हर साल आता है मेरे भाई, सीखना पड़ेगा। डेटा इजी है तो हम कैसे बनाते हैं, 100 मान के। डीजल का प्राइस 16% बढ़ जाता है, मान लो अब अभी आपको एक डीजल मिल रहा है 100 रुपए का, ठीक है। अब डीजल का प्राइस 16% बढ़ गया, तो अब आपको 1 लीटर डीजल कितने में के मिलेगा, 116। अब डीजल का प्राइस कितना हो गया, 116। लेकिन आदमी बोला ना भाई, मैं 116 रुपए का डीजल नहीं डलवाऊंगा, मैं तो अपने डीजल में खर्चा केवल 10% ही बढ़ा सकता हूं। यानी कि पहले 100 का डीजल डलवा रहा था, तो अब कितने का डलवा लेगा, 100 से 10% ज्यादा, 110 का। जबकि वो डीजल हो कितने का गया, 116 का। 116 की बजाय वो 110 का डीजल डलवा रहा है, 6 रुपए का कम। तो यानी कितना डीजल उसकी गाड़ी में कम डलेगा, इतनी खपत कम करनी पड़ेगी, तो 6 खपत कम करनी पड़ेगी, कितने पर, 116 पर। और परसेंटेज में कितना गुणा, 100% ही आ जाएगा। कोई डाउट? अब बताओ, तो ये 600 बटे 116 तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि 505 और 80, 580 चला जाएगा, ठीक है। तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर डी अकेला ही दिख रहा है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 14। जैसे मैं सवाल करा रहा हूं, जिस लेवल के करा रहा हूं वैसे ही आएंगे, ज्यादा हुआ हुआ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप मोदी जी बनने का पेपर नहीं देने जा रहे वहां पे, समझिए। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। समझे भाई, एक ठोस लकड़ी का घन है, ठीक है, उससे मैक्सिमम साइज का, अधिकतम संभव आकार का एक बेलन काट के निकाल लेते हैं, एक सिलेंडर। रिमेनिंग मेटेरियल ऑफ क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो अब क्यूब का जो मेटेरियल बचा है, जो बची हुई मात्रा है घन की, वो ओरिजिनल क्यूब का कितना परसेंट है। और आंसर ये लगभग में ही होगा, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 पॉइंट। बताइए बच्चों, क्या आप समझ रहे हैं? देखो मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कि जैसे क्यूब है, क्यूब आप समझते हैं, एक बॉक्स हो जाएगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्यूब है भाई, क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर। अब इससे मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर काट के निकालना है। सिलेंडर आप समझ गए, जैसे कि मेरा ये पानी का गिलास सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस भी सर्कल और टॉप भी सर्कल। अब इससे काट के निकालेंगे मेरे प्यारे भाई मैक्सिमम साइज का, तो कैसे कटेगा सिलेंडर, ऐसे, ये इससे बड़ा सिलेंडर तो काट ही नहीं सकते, यानी कि सिलेंडर की हाइट हम लोग क्या लेंगे, क्यूब की हाइट के बराबर। अब जैसे क्यूब का बेस क्या है, स्क्वायर, सिलेंडर का बेस है सर्कल, तो सर्कल में ऐसा लूंगा मैक्सिमम साइज का कि नहीं। तो आप ये कह सकते कि यहां पे जो सर्कल का डायमीटर होगा वही इस स्क्वायर की साइड के बराबर होगा, और डायमीटर का आधा क्या है, रेडियस। यानी कि सर्कल की जो रेडियस होगी वो इस स्क्वायर की साइड का आधा होगी। तो मुझे क्या करना है, आधा। आधा किसका आसानी से होगा, 2 का। तो मैंने ये मान लिया कि माना जो क्यूब है उसकी भुजा 2 है, ठीक है भैया।
माना क्यूब की साइड 2 है, तो यहां पे जो सर्कल बनेगा, सर्कल का डायमीटर 2, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 1। बोलो, अगर क्यूब की साइड 2 है तो यहां पे सिलेंडर में मैक्सिमम हाइट का लूंगा, है ना, बॉटम से लेकर टॉप तक, तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी आ जाएगी? 2। समझ में आया? तो यानी कि जो हमारा क्यूब है और ये जो हमारा सिलेंडर है, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा भाई? अगर मैं क्यूब लेता हूं जिसकी साइड 2 है तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 2 का क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे 1 है, पाई 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 2। ठीक है बच्चों? तो यहां पर ये 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार? 4 बार। तो 4 रेशियो पाई, और पाई की वैल्यू क्या बोली सवाल में? 3.14। तो भाई अगर हमारे पास एक घन है जिसका आयतन 4 है, इससे मैक्सिमम साइज के एक सिलेंडर निकालूंगा काट के, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? 3.14। तो मेरे प्यार भी फिर क्यूब में कितना मात्रा बचेगी? क्यूब का कितना वॉल्यूम बच जाएगा? 4 में से 3.14 घटाएंगे, 0.86 बच जाएगा कि नहीं? इतना सा ही लॉजिक सोचना था, और तो कुछ नहीं सोचना था ना मेरे भाई। घन में से सिलेंडर काट के निकाल दिया, तो बाकी जो सॉलिड बचा, जो रिमेनिंग मटेरियल है, वो कैसे आएगा? घटाएंगे। 4 में से 3.14, 0.86। ये ओरिजिनल क्यूब के वॉल्यूम यानी कि 4 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है बेटा? 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन कितना आ गया? 2 जीरो से तो डेसिमल हट ही जाएगा, 21.5 आ जाएगा। 21 चौक 84 और 2/4.5, अप्रोक्स कितना आ गए? 21.5%। आखिरी सवाल करेंगे चुपके से इस टेस्ट का, सवाल नंबर 15। 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? सेकंड में आपको आंसर बताना है। देखो, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लेंथ प्लस पुल की लेंथ की को क्रॉस करेगी। तो आपको निकालना है टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। कितनी डिस्टेंस जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई 342 मीटर प्लस ये ब्रिज को क्रॉस करते ब्रिज की लंबाई 438 मीटर, डिस्टेंस बटे स्पीड। भाई ब्रिज तो चलता नहीं है, रेलगाड़ी चल के पार करेगी। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से गुणा। बोलो कोई डाउट? ये सीधा आंसर सेकंड में आएगा कि आपने डिस्टेंस मीटर में लिया तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लेनी चाहिए। तो 18 तिया 54, तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 780 और नीचे 15। तो 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 15 पंजे 75 और ये 15 दूनी 30, यानी कि 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी। ठीक है बच्चों, खत्म। इतनी मेहनत अगर आप मेरे साथ डेली कर लो 15-15 सवालों की, तो पेपर तक जो है आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? तो कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 15 सवालों में से आपने कितने सवाल ठीक कर लिए वो भी बताइएगा। आज का लेवल इजी था, 15 में से कम 13 सवाल आपके ठीक होने चाहिए थे। ठीक है, कल मिलेंगे एक और टेस्ट के साथ। भाई धन्यवाद।